नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज समूचा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजादी पर्व पर देशभक्ति की भावना को आप दिल्ली से लेकर कश्मीर तक महसूस कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लाल किले से कई अहम मुद्दों पर देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का खास फोकस यूसीसी, बेटी, हिंदू और विकास पर रहा। आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। 10 करोड़ बहनें वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हैं। इसी सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं। वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। मेरी प्रतिष्ठा को चुमा करनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं है। 11वीं बार लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 98 मिनट का भाषण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे भारत की राजनीति गर्मा गई। दिन स्वाधीनता दिवस का था, मगर पीएम मोदी के भाषण में यूसीसी, बेटियां, भ्रष्टाचार और हिंदुओं की सुरक्षा, ये कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने सियासी घमासान छेड़ दिया। सबसे पहले आप पीएम के बयान को सुनिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यूसीसी, बेटियां, भ्रष्टाचार और हिंदू, इन शब्दों पर जोर देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला, लेकिन इस पर विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया। लेकिन जैसे कि पीएम ने भी कहा, चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा है तो चर्चा जरूरी भी है, लेकिन एक चीज अगर नहीं होनी चाहिए तो वो है इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ था और उसी आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आजादी के मौके पर देशभक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिली।
इस रिपोर्ट पे देखिए। 15 अगस्त आजादी के उत्सव का दिन। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। हर बार की तरह इस साल भी पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी आजादी के मौके पर खास तस्वीरें देखने को मिली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा महाकाल भी तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। तिरंगे के रंग में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर का शिखर भी 3 रंगों में सजाया गया। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि स्वतंत्रता के लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। आज भी हम बंटवारे के दर्द को याद करते हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है। दिवस का आज का ये पर्व हम सबके जीवन में, हमारे सारे त्योहार, सारे पर्व सबसे ऊपर है। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे सभी क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हमको ये अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराया। कई पीढ़ियां निकल गई इस संघर्ष को करते करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे मजबूत हाथों में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया भारत का एक नया रूप देख रही है। विकसित भारत का विकसित देश और विकसित मध्य प्रदेश, ये हम सबकी कामना है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। काश विभाजन की विवशता नहीं हुई तो देश कहाँ होगा, लेकिन जो भी हुआ है हम सब कामना करें, परमात्मा करें हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर, हमारी अच्छाइयों के भरोसे से हम विश्व को भारत के मूल दर्शन से परिचय कराएं, भारत की अच्छाई से परिचय कराएं, मध्य प्रदेश को अच्छे से अच्छा रखने के लिए, लगातार प्रगति करने के लिए, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार संकल्पित है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कई सारी बड़ी घोषणाएं भी की। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू की है। इस सब का अर्थ होता है आपका अच्छा। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहाँ शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टोटर मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जसपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश की इन तस्वीरों को देखिए। आगरमालवा, दमोह, सागर, दतिया, रायसेन, कटनी से आई इन तस्वीरों को देखिए। आजादी का उत्सव जारी है। कहीं परेड की सलामी ली जा रही है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नेता से लेकर जनता तक सभी आजादी के रंग में रंगे नजर आए।
उज्जैन से आई इस तस्वीर को भी देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने मलखम्ब खेल, पिरामिड बनाकर तिरंगा फहराया। इसके साथ ही बच्चों ने योग भी किया। अब आपको छत्तीसगढ़ से आई उत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है। हर ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारत आजादी के रंग में रंग चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिग्गजों ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। 15 अगस्त 1947 को आजादी का लंबा इंतजार खत्म हुआ। पूरा देश नए जोश और नई उमंग के साथ झूम उठा। आज उसी आजादी का 78वां जश्न पूरा देश मना रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। आज लोगों के घरों पर लहराता तिरंगा देश की आन बान और शान को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेफ्टिनेंट रेखा सिंह भारतीय सेना के त्रिशूल डिवीजन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साल 2020 में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए लेफ्टिनेंट दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह अब उसी जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारतीय सेना ने उनकी तैनाती लद्दाख रीजन में उसी जगह की है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए वीर पति की वीरंगाना की ये कहानी। पति की शहादत के बाद बहुत से परिवारों को टूटते तो आपने देखा होगा, लेकिन लेफ्टिनेंट रेखा सिंह जैसा जज्बा कम ही देखने को मिलता है। इतिहास में हमने रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई की कहानियों को कई बार पढ़ा है। इन सब ने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है और इनसे ही प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश की बेटी रेखा सिंह ने पति के शहीद होने के बाद हार नहीं मानी और आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर सेवा दे रही हैं। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हमले में भारतीय सेना के 20 जाबाज शहीद हो जाते हैं। उन्हीं में से एक जवान थे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में रहने वाले दीपक सिंह। दीपक सिंह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे, लेकिन साल 2020 में चीन के कायराना हमले के चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद उनकी पत्नी रेखा सिंह ने देश प्रेम की मिसाल कायम करते हुए सेना में भर्ती होने की आवश्यक पढ़ाई पूरी की और परीक्षा देकर देश सेवा के लिए लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया। बीते शनिवार को शहीद दीपक सिंह की पत्नी ने सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है और अब रेखा देश की सेवा के लिए उसी लद्दाख रीजन में तैनात हैं, जहां उनके पति शहीद हुए थे। पति के शहीद होने के बाद रेखा ने सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और भारतीय सेना का हिस्सा बनने पर रेखा ने कहा, मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैंने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया और इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आज मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मैं लेफ्टिनेंट बन गई हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं सभी महिला उम्मीदवारों को सलाह देना चाहूंगी कि वे खुद पर भरोसा रखें और दूसरों के बारे में सोचें, बिना वो करें जो वे करना चाहती हैं। रेखा सिंह को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। समझ में नहीं आ रहा था सेना की नौकरी, लेकिन जिस दिन चेन्नई उठी उस दिन पहुंचे, उस दिन अपने आप में बहुत गौरवान्वित हुए, क्योंकि देश की तो बात छोड़ दीजिए, पासिंग आउट परेड में बांग्लादेश के सेना प्रमुख आए थे चीफ गेस्ट, और जो सम्मान उन्होंने हमें दिया या यहाँ की जितने सेनाध्यक्ष थे दिया, वो सम्मान जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। वो मेरी बेटी बहुत शांत रहती थी, बहुत शांत स्वभाव के, बचपन से वो बहुत शांत रहती थी, किसी से न लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं करती थी। बस यह खेला कूदा बन रही में खाना पीना में हमेशा वो खाना बनावे पहुंच जाए, मम्मी रहा दी हम बनाए रहा दी। रेखा सिंह के अंदर जज्बा आ गया, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं रही। उन्होंने अपनी टीचर वाली नौकरी छोड़ दी और सेना में भर्ती होने का फैसला कर लिया। इसके लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगी, साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनिंग की भी प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन पहले प्रयास में वे सफल नहीं हो पाई। इसके बावजूद रेखा सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और तैयारी करती रही। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली।
देश की तमाम महिलाओं के लिए लेफ्टिनेंट रेखा सिंह एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गरियाबंद का एक ऐसा गांव जिसे लोग वीर सपूतों का गांव कहते हैं। इस गांव के लोगों के दिलों में देश प्रेम बसता है। यहां लोगों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, देश की सेवा करना। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आपको दिखाते हैं जुनून से भरे गरियाबंद के इस गांव की पूरी रिपोर्ट। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम सढ़ोली है। 2500 लोगों की आबादी वाले इस गांव के हर घर का एक एक बच्चा देश की सेवा के लिए तैनात है। कोई युवा पुलिस में है तो कोई सीआरपीएफ में, कोई सीएएफ में तो कोई आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहा है। सढ़ोली गांव के बच्चे होश संभालते ही मातृभूमि और देश सेवा का मन बना लेते हैं। देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। यहाँ के बच्चे शुरू से ही देश सेवा की भावना के साथ खुद को तैयार करते हैं। पूरे गांव में 100 से ज्यादा युवा देश की अलग अलग क्षेत्रों में मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। इस गांव के शहीद भृगुनंदन चौधरी बिहार के गया जिले में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति ने शहीद की माता को सम्मानित भी किया था। हम इस वक्त गरियाबंद के सढ़ौली गांव में मौजूद है। यह वो गांव है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर अब तक 58 जवान जो है अपनी देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। गणमान्य नागरिक, उनसे भी आज हम चर्चा करते हैं। आप बताएंगे कैसे आपको प्रेरणा मिली और कब तक किस इसमें सेवा दी, कौन से विभाग में? असम राइफल में 2001 में भर्ती हुआ था और मतलब काफ़ी अच्छा रहा। मैं गांव से शायद फर्स्ट बार अदर स्टेट में जाके सर्विस किया और फौज से मेरे को काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला। फौज में जाकर सिर्फ बंदूक उठाना ही नहीं है, वहाँ जाकर आप एजुकेशन के बारे में और ऑफिस संबंधित वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड और खान पीन, रहने सहने, हर चीज़ के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। कई ऐसा घर है जिसमें देश सेवा में 4 लड़के हैं तो चारों देश सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा कई यहाँ पे उदाहरण मिल जाएंगे जो एक घर में 4 जो लड़के हैं वो सभी मतलब देश सेवा में लगे हैं। कोई असम राइफल में है, कोई बीएसएफ में है, कोई जिला बल में है। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा गांव जरूर है सढ़ौली, लेकिन यह जवानों का गांव है और यहाँ के जो लोगों में जो है कूट कूट कर देश भक्ति की जज्बा भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के 58 जवानों ने देश के लिए अपनी जान दे दी है। वहीं गांव में स्कूल में पढ़ रहे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी देश सेवा करने की इच्छा जाहिर की। इस गांव में सभी घरों में जवानों की तस्वीर लगी नजर आती है। देशभक्ति का जज्बा तो देखिए। अगर कोई युवा डिफेंस पे नहीं जा पाया तो नगर सैनिक बनकर सेवा देने में कोई गुरेज नहीं करता। हमारे गांव में बहुत जन पुलिस मन है, ओकर ले देख के हम मन सीखना चाहते हैं, मतलब पुलिस बनना चाहते हैं और ये रास्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे बहुत सारे युवा हैं हमारे गाँव में, वो सब साथ मिल के तैयारी वैयारी सब चला थे। सढ़ोली गांव पूरे जिले में अपनी अलग पहचान बनाता है। कारगिल युद्ध के बाद युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गांव के बाहर बने अस्थायी ट्रेनिंग ग्राउंड में लोग भर्ती के लिए फिजिकल तैयारी करते हैं। पुराने अनुभवी लोग नए युवा को न केवल ट्रेन कराते हैं बल्कि आर्थिक मदद भी देते हैं। पुलिस प्रशासन भी इस गांव को सम्मान की दृष्टि से देखती है। ये निश्चित ही बहुत गौरव की बात है कि गांव से लगभग 56 लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम और भी गांव के लोगों को, बाकी लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि देश सेवा में आगे बढ़ें और देश सेवा, जन सेवा का जो कार्य, पुनीत कार्य है, उसमें अपना सहयोग अच्छे तरीके से दें। ये वीरों का गांव है जो देश सेवा के जुनून से भरा है। ये शहीदों का गांव है जो गर्व का प्रतीक है। ये वो गांव है जहां भारत माता के वीर सपूत जन्म लेते हैं। ये सढ़ोली गांव है जहां बच्चे बच्चे की जुबान पर भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। गरियाबंद से थानेश्वर साहू की रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ पूरा देश आजादी की 78वीं सालगिरह मना रहा है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो आज भी अपने पूर्वजों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसा ही परिवार है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का, जो आज 85 साल बाद भी अपने पूर्वज को शहीद का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत देश को आजादी दिलाने के लिए
न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन सूरजपुर का महज 18 साल का युवक जिसने मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं उनको शहीद का दर्जा मिले। आखिर क्या वजह है और क्यों इस शहीद को शहीद का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत देश को आजाद कराने के लिए लाखों आंदोलनकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया और ऐसा एक क्रांतिकारी था सूरजपुर का बाबू परमानंद, जो सन 1936 के दौरान महज 15-16 साल की उम्र में घर से पढ़ाई के नाम पर हरिद्वार चला गया और वहां आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हुआ, जिसके बाद सन 1938 के हैदराबाद आर्य समाज प्रजामंडल आंदोलन में शामिल होकर देश के लिए लड़ाई लड़ी। फिर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जेल में शहीद हुए। समाज का एक आंदोलन चल रहा था, आर्य समाज का आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नाम था आपका आर्य समाज आंदोलन। देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि परमानंद जी का शहीद हुए हैं वहाँ, और जेल का जो प्रताड़ित किया गया है उसका हस्तलिखित एक बहुत पुराना पत्र है, जिसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कोई इतना प्रताड़ित किया गया कि नाक, कान, आँख, कान से खून निकलने लगा। जिनके दादा दादी इसी गम से चले गए हैं, बाप लोग भी परेशान है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उस चीज को लेके। तो इतना इनका कोशिश करने के बाद 40 वर्ष से इतना परेशान है कि हैदराबाद भी गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेताओं का तो ये प्रशासनिक रूप से भी किए, कहीं से केवल आश्वासन किसी और से कुछ मिला नहीं। 1939 में देश के लिए शहीद होने वाले बाबू परमानंद की तीसरी पीढ़ी आज भी उनको शहीद का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। बाबू परमानंद के परिजन बताते हैं कि 1939 में सरगुजा स्टेट के राजा ने बाबू परमानंद को शहीद घोषित किया था, लेकिन 1955 के दौरान शहीदों की सूची से बाबू परमानंद का नाम गुम हो गया और शहीद की याद में दी गई जमीन भी ले ली गई। और फिर मुफलिसी के दौर से गुजरते हुए पहले शहीद के पिता, फिर भाई और अब तीसरी पीढ़ी उनके भतीजे अपने पूर्वज को शहीद का दर्जा दिलाने की लड़ाई सरकार से लड़ती आ रही। शोधकर्ता अजय चतुर्वेदी ने जब शहीद बाबू परमानंद की कहानी लिखी, दुनिया ने उनके बारे में जाना, जिसके बाद विधायक बुलंद सिंह मरावी ने बाबू परमानंद को शहीद का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। इकलौता पूरे संभाग के इकलौता शहीद भी है और महज 18 वर्ष की उम्र में ही ये शहीद हो गए थे। और इनको कहना चाहिए कि वंदे मातरम कार्यक्रम चल रहा था, उसी जुर्म में इनको जेल हुई थी और प्रताड़ना से वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबू परमानंद जी का मेरे पास अभी पहला बार इनका जानकारी आया है। निश्चित ही अगर वास्तव में शहीद हुए हैं तो इनका दस्तावेज देखने के बाद हम लोग इनका पूरा छानबीन कर लेते हैं, उसके बाद इनको जो उचित होगा वो न्याय मिलेंगे। आज भी ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर क्यों ये व्यक्ति जिसने देश के स्वतंत्रता में अपनी जान गंवा दी, उसको उसका शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा, और न ही ये वजह बताई जा रही है कि क्यों उसे यह दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक इनकी ये लड़ाई जारी रहेगी और क्या कभी इनको इंसाफ मिल पाएगा। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर।